पांडे जी पहले उत्तराखंडी हैं जो यहाँ पे काउंसलर बने। जो इंडिया के शेफ़ हैं वो ज़्यादा काफ़ी जो है उनमें से जो है बोल बच्चन वाले हैं। तो वह पॉलिटिक्स में आके बदला ले रहे हो उनसे। इंडिया रह के लगता नहीं कि कुछ आप ज़्यादा बड़ा कर पाओगे। तो जो है 3 वीज़ा रिजेक्ट हुए अमेरिका के। अच्छा, यूके का भी हुआ? यूके का जब अप्लाई किया तो रिजेक्ट हो गया था वीज़ा। यूके में रह के जो है लेट्स गिव समथिंग बैक टू दी कम्युनिटी, उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड था अपने एरिया में और डेमोग्राफिकली भी जो है उसका एडवांटेज था। उत्तराखंड के लड़के ने वहाँ जाके धमाल मचाया, कोई ऐसे चैलेंजेस आए और आपने फिर कहा अरे हम पहाड़ी से पंगे लेकर ले। मैंने उसको अपोज स्पेसिस पे किया। मैंने डाइवर्सिटी तो यहाँ पे इस कंट्री से ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको कहाँ मिलेगी जहाँ का प्राइम मिनिस्टर एशियन है। तो फिर उसको आड़े हाथ लिया, उससे माफ़ी वगैरह मंगवाई। नमस्कार दोस्तों, द बिस्ट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक बड़ी खास शख्सियत के साथ बैठे हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा नाम कमाया। मैं बात कर रहा हूँ गौरव पांडे जी की, जो अल्मोड़ा से आते हैं। IHM में टॉप किया, फिर वो यूके आए, फिर वो पॉलिटिक्स में यहाँ लोकल यूके की पॉलिटिक्स में आए और उन्होंने धीरे धीरे मेहनत करके काउंसलर का इलेक्शन जीता और 2 बार इलेक्शन जीत चुके हैं और आगे अब होपफुली हम चाहते हैं मेयर बने, MP बने, प्राइम मिनिस्टर बने। पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद बिश जी, और धन्यवाद आपका मेरे लिए इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करने के लिए। थोड़ा सा मैं भी बता दूं अपने बारे में कि उधमपुर, पापा हमारे MES में थे, तो उधमपुर करके जगह है जम्मू के पास, तो वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय के पढ़े हुए हैं। तो लेकिन छोटे शहर से था। जब पहली बार लखनऊ पढ़ने आया तो थोड़ा डर लग रहा था कि कैसे छोटे शहर से आके बड़े शहर में एडजस्ट करूँगा। फिर लखनऊ से मुंबई गया, तो फिर मुंबई का जैसे उस समय हवा होता था कि इतना बड़ा शहर है, आप कैसे वहाँ पे एडजस्ट करोगे, कैसे वहाँ पे आप सेटअप और सेटल होगे। लेकिन वहाँ पे भी आके पता लगा नहीं, अगर आपको अपने पे भरोसा है तो काम बन जाता है। फिर ये हुआ कि अब होटल मैनेजमेंट आप जब करो तो इंडिया रह के लगता नहीं कि कुछ आप ज़्यादा बड़ा कर पाओगे। तो ज़्यादातर जो लोग हमारे साथ जिन्होंने एजुकेशन ली, उनका यही मकसद था कि चलो विदेश जाके जो है पैसे कमाए जाएं। तो एनीवेज उसके बाद जब मुंबई से जो है 3 वीज़ा रिजेक्ट हुए अमेरिका के। अच्छा, यूके का भी हुआ? यूके का जब अप्लाई किया तो रिजेक्ट हो गया था वीज़ा। तो वह पॉलिटिक्स में आके बदला ले रहे हो उनसे। बदला क्या ले रहे हो, बदला तो क्या ही कह लेंगे, लेकिन वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। पहले उन्होंने बोला कि रिजेक्ट कर रहे हैं, फिर जब मैं आफ्टरनून के बाद गया तो कहते, जब मैं पासपोर्ट लेने गया तो कहते हैं आपका वीज़ा हो गया। तो वो आई थिंक एक ऐसा दिन है मैं भूलता नहीं हूँ, लाइक वाटर शेड, बड़ा अनयूजुअल है वैसे, या वाटर शेड मोमेंट है। तो फिर वही था कि यूके आगे तो डर लग रहा था कि यहाँ पे कैसे होगा। फिर धीरे शुरू में स्ट्रगल भी हुआ, क्योंकि जो इंडिया में जो किचन्स में काम करने का तरीका है, क्योंकि मैं एज ए शेफ़ आया था यहाँ पे, और यहाँ पे जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। गॉर्डन रैमसे की एक सीरीज़ है जिसमें वो इंडिया गया, तो उसने वहाँ चैलेंज किया हेमंत ओबरॉय को, जो ताज ग्रुप का शेफ़ है। तो रैमसे काम कर रहा था एक ट्रेनिंग के साथ, और हेमंत ओबरॉय के साथ 15 शेफ्स की टीम थी, जिसमें सू शेफ, जूनियर सू शेफ वगैरह। उसके बाद ये रैमसे ने जो है उससे अच्छा खाना प्रोड्यूस करके बताया, जबकि वो ये क्यूजीन भी जो उसकी एक्सपर्ट नहीं है। इंडियन बनाया था, इंडियन चैलेंज दिया था उसने हेमंत ओबरॉय को। आप अगर यूट्यूब पे अगर वो सीरीज़ देख सकते हैं तो आप देखेंगे कि क्योंकि रैमसे जो है वो टैलेंटेड शेफ़ है, स्किल्ड शेफ़ है। जो इंडिया के शेफ़ हैं वो ज़्यादा काफ़ी जो है उनमें से जो है बोल बच्चन वाले हैं, वो कहते हैं कि हम यहाँ मैनेज करने के लिए हैं। और यहाँ पे वो काफ़ी फ़र्क है। जब मैं भी आया तो मैं देखा हमारा हेड शेफ़ जो है हैंड्स ऑन है, काफ़ी मेहनत करता था, और सारे कम लोगों में जो है ज़्यादा आउटपुट होती है यहाँ पे। तो उसको थोड़ा सीखने में टाइम लगा इनिशियली, बट जब वो मास्टर हो गई तो फिर थोड़ा कंफर्ट जो है आ गया। काफ़ी अच्छी आपकी जर्नी रही। तो उसके बाद फिर आपने जब ये हॉस्पिटैलिटी वाली जो ट्रेनिंग शुरू करी, तो हाइजीनिक, हेल्थ एंड हाइजीनिक से आप वो ट्रेनर हो आप, तो वहाँ पे कैसे आने का आपका बना? बेसिकली मैं कंप्लायंस का काम करता हूँ हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग में, ठीक है ना। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं बीइंग अ शेफ़, ये आर्टिस्ट का यू कैन से लाइक आर्ट का उसमें इनपुट है, तो मैं कभी उतना पैशनेट था नहीं उसको, वो इट वॉज जस्ट अ जॉब फॉर मी। तो एक टाइम आया जब मैं उससे काफ़ी ऊब-सा गया, मुझे लग रहा था कि जो मेरा टैलेंट है, और मुझे लगता था कि अब मैं अपने आप को खुद ही बुद्धिजीवी बोलूँगा तो वो अपना मुंह बड़ी बात हो जाएगी, बट मुझे लगता था ऐसा कि इस काम में जो है ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं हो रहा है। तो कुछ मैं सोचा कि कुछ डिफरेंट करा जाए, तो इसलिए फिर जो है ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी शुरू करी। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि मैं यूके में रह के जो है लेट्स गिव समथिंग बैक टू दी कम्युनिटी विच वी आर पार्ट ऑफ। यहीं से मैं आपसे मेन क्वेश्चन पूछने वाला था कि क्या सोच, क्योंकि पॉलिटिक्स देखो आज तो बहुत लोग आ गए, पिछले 5-6 साल में अगर मैं देखूं बहुत लोग पॉलिटिक्स में घुस गए इंडियन डायस्पोरा के। पर जब आपने शुरू करा था उस समय तो इक्का दुक्का कोई होता था, जो यहाँ के बॉर्न बॉटम्स थे वो, तो हम जैसे जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए ये होता था अरे यार हमें तो पता भी नहीं यहाँ के बारे में, क्या कल्चर है, क्या हिसाब किताब है। इनफैक्ट जब मैं आपसे सुनता हूँ कि एज अ काउंसलर या पार्षद जो काम होते हैं इंडिया में, तो बिल्कुल विपरीत है। आपने आई थिंक 25 साल के सिटिंग काउंसलर को हराया था, कुछ ऐसा था? हाँ, 13 साल का था, बट काफ़ी उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड था अपने एरिया में, और डेमोग्राफिकली भी जो है उसका एडवांटेज था। लेकिन जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की सोची वो इसलिए सोची थी कि जो
यहाँ पे भी वही चलता है, जैसे हर पॉलिटिक्स का सेम ही होता है कि सेफ सीट्स होती हैं, कुछ एरिया जो हैं वो नर्चर करे जाते हैं एक सर्टन पार्टी की जीत के लिए, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो जब हमारे एरिया में काम नहीं हो रहे थे तो मेरी बात हुई जो वहाँ का लोकल काउंसलर था, और उसने क्योंकि उसकी सीटों को खतरा नहीं था तो उसने मेरे को डिसमिस कर दिया। तो मैंने कहा नहीं, अब चैलेंज करेंगे हम तुमको। दिल पे लग गई बात है। हाँ, तो उसके बाद चैलेंज किया, और लेबर पार्टी एक्चुअली इंचार्ज थी उस समय डार्बी सिटी की, तो उस समय उनके 29 के आसपास काउंसलर थे 2015-16 में। तो उस समय हमने पॉलिटिक्स स्टार्ट करी डार्बी सिटी में, और बाय 2021 वही लेबर पार्टी के सिर्फ 14 काउंसलर रह गए थे। तो हमारी मैं उसका क्रेडिट लेना चाहूँगा कि आई प्लेड अ रोल इन इट। तो यस, जो स्टेटस को चैलेंज करना जो है डिफ़िकल्ट होता है, उसको तोड़ना भी डिफ़िकल्ट होता है, इट्स नॉट ईजी। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम लोग जब आते हैं तो वो भी एक चैलेंज ही तो होता है कि आप एक ऐसी सोसाइटी में आ रहे हो जिसके बारे में हम जानते नहीं है, वहाँ के आना, जॉब ढूंढनी, इस्टेब्लिश करना, तो वो भी एक चैलेंज है, बट समहाउ विच इज़ अ वेरी गुड। तो आई थिंक मैं बड़ी खुशी से बता रहा हूँ कि पांडे जी पहले उत्तराखंडी हैं जो यहाँ पे काउंसलर बने हैं। कुछ और भी हमारे भाई लोग हैं पहाड़ी जो उसमें पॉलिटिक्स। जी मैं आपको बताऊँ, मेरे को भी लोकल जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से कॉल आई, और कंजर्वेटिव की थी, कहते कि यहाँ पे इंडियन जो थोड़े बढ़ रहे हैं, डायस्पोरा थोड़ा बढ़ रहा है, तो वुड यू लाइक टू कॉन्टेस्ट। मैंने कहा नहीं जी, मैंने कहा मेरे बस की नहीं है चुनाव लड़ना। तो बट एनी हाउ थोड़ा बहुत सोशल सर्विसेज करते तो इस चक्कर में उनकी थोड़ी नज़रों में आ गए थे हम लोग। तो बट एनी हाउ, तो अब आप ये बताइए कि चलिए इलेक्ट तो आप हो गए, कैंपेन करा। यहाँ की कैंपेन खैर इंडिया जैसी भी नहीं है कि एक काउंसलर भी बहुत पैसा खर्चता है, तो यहाँ पे हार्डवर्क है, आपने हार्डवर्क करी, आप जीते। चैलेंजेस क्या फेस आए आपको विद इन काउंसिल वर्क में या अपोनेंट्स के साथ, या कोई आपको कभी आपको कोई ऐसा रेसिज्म सा फील हुआ हो? काउंसिल सेटअप में तो ऐसा कोई रेसिज्म मेरे को फील हुआ नहीं है। और जो थोड़ा एक यहाँ पे जो अटपटा सा सिस्टम वो है कि एक ही एरिया के 3 पार्षद होते हैं, तो मुझे पता नहीं कि अगर इंडिया में भी सेम परिपाटी चलती हो। नहीं, एक ही होता है। आई थिंक वो बेटर है, क्योंकि उसमें फिर अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो 3 होने से जो है अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जो वो मुझे काफ़ी अटपटा लगता है। 3 काउंसलर कैसे काम बढ़ता है? कुछ नहीं है, काम तो उतना है नहीं। फिर आई थिंक मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती जो है 3 काउंसलर रखे हुए हैं एक छोटे से एरिया के लिए। 10,000 लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है 3 काउंसलर, जो कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हैं। या तो सिर्फ पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने के लिए वो सेटअप होगा, तो कुछ काम बढ़ता है या इक्वल सब कुछ है जिसका? मेरे हिसाब से तो अगर एक भी काउंसलर हो तो वो 10,000 लोगों के लिए एक काउंसलर मेरे हिसाब से काफ़ी है, ये मेरा सोचना है। तो यहाँ भी सड़क ये सब काउंसलर ही बनवाता है? काउंसिल बनवाती है, तो काउंसलर इन्वॉल्व होता है। काउंसलर जो एरिया का काउंसलर है वो अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है, और हाईवेज डिपार्टमेंट जो है फिर उनको रिकमेंडेशंस को कंसल्ट करके देन दे फाइनली टेक द एग्जीक्यूटिव जो है वो डिसीजन लेगी। इंडियन पॉलिटिक्स में भी आप बहुत बारीकी से नज़र रखते हो, और हम अक्सर जब भी हमारी डिस्कशन होती है तो आधे टाइम तो खैर हम हंसी मजाक करते हैं, आधे टाइम हमारी पॉलिटिक्स भी होती है। तो आप क्या डिफरेंस देखते हो यहाँ पे एज अ पॉलिटिशियन इन ब्रिटेन? क्योंकि बड़ा मज़े की बात है, पांडे जी ने नया घर लिया था और मैं इनके घर गया, बड़ा मज़ेदार किस्सा है। तो इनके नए घर में गया तो मैं पहुँचते हुए लेट हो गया, तो पांडे जी ने बोला यार कहाँ रह गए? तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोला, मैंने कहा पांडे जी मैं तो देख रहा था कोई ऐसा घर जहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो, बड़े सारे लोग नेता जैसे लगे हो, गाड़ियाँ हो, 2-4 चाय के खोखे हो, और बड़ा सा बोर्ड लगा हो, निवास पार्षद गौरव पांडे। तो ऐसा कुछ भी नहीं था हो। तो यहाँ बेसिकली कई बार क्या होता है, एमपी भी घंटी बजा के कहता है हाय आई एम योर एमपी, और मैंने ये वादे करे थे और ये पूरे नहीं कर पाया, और प्लीज़ कंसिडर मी अगेन, और ये जैसा भी होता है। तो आपको क्या लगता है? भेजी अब आपसे, खैर जिनको नहीं पता है, एमपी नहीं पीएम का भी कोई इतना वो नहीं है। तो पीएम भी हो सकता है कि आपके घर पे आके जो है आपसे बात करके जाए, और पीएम का भी कोई इतना सूशा नहीं रहता है। अगर 10 डाउनिंग का घर देखोगे तो आई थिंक वो सबसे लेस ओपुलेंस होगा मे बी जितने वर्ल्ड के प्रीमियर हैं। बहुत ही उतना दिखावा नहीं है। और डेविड कैमरन की भी पहले फ़ोटो निकली हुई है जिसमें वो मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं। सेम वे हॉलैंड का जो पीएम है तो साइकिल में आता है, साइकिल पे जा रहा था। तो काफ़ी बड़े मज़े की बात आपको बताता हूँ, लंदन में एक बार हम लोग थे और थोड़ा ट्रैफिक था, तो एकदम से ना पुलिस का सायरन बजा। जैसे आपको पता है कि इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए लोग साइड देते हैं, तो एक मोटरसाइकिल निकली, उसके पीछे एक रेंज रोवर, फिर एक और रेंज रोवर, और फिर 2 मोटरसाइकिल्स पीछे थी। अब आप ये हिसाब लगाओ कि और वो रेंज रोवर देख के मैं समझ गया तो ऋषि सोनक जा रहा है। तो आप लगाओ ब्रिटेन का पीएम जो इतनी हाई सिक्योरिटी, जिसके ऊपर इतने थ्रेट्स होते हैं, या एक ब्रिटेन का एक मुकाम है, वो ऐसे नॉर्मल जा रहा है, और हम बगल में से देख रहे हैं, गाड़ी में ऑब्वियसली काले शीशे थे, बट हम बगल में देखते हुए जा रहे हैं ऋषि सोनक जा रहा है। कैन यू इमेजिन कि ये इंडिया में ऐसा कभी आपके साथ? मेरे को नहीं लगता कि अगले 50 सालों में भी ऐसा कभी होगा कि आपकी बगल में से प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का कॉन्वे जा रहा है। पहली बात तो इतनी लंबे चौड़ी गाड़ियाँ होती हैं, सिर्फ 2 रेंज रोवर, एक पुलिस की मोटरसाइकिल आगे और 2 पीछे। ऑब्वियसली पीएम में तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल तो है,
ऐसी सेम किंग का होता है? जी, जो मेन कारण है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है कि वाई दे आर डेवलपिंग कंट्रीज, चाहे वो आप इंडिया देख लो या टर्की, ईरान और भी जो है, तो सेम पैटर्न सेम है कि जो हुक्मरान है वो ज़्यादा, वो दे आर लाइक किंग्स एंड क्वींस, और जो जनता है वो फिर आम जनता ही है। यहाँ पे उल्टा है कि यहाँ पे आप जैसे देखें तो यहाँ पे काफ़ी इक्वालिटी है सोसाइटी में। अगर कोई आदमी या कोई लेडी भी, अगर वो रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट, इट्स कॉल्ड रिसाइकलिंग, कचरा वाला नहीं है वो, रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट है, अगर वो भी उसमें काम कर रहे हैं तो इवन दे हैव डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। और इंडिया में तो कचरा वाला है, और इसलिए जो है सफाई को लेके भी इशू रहता है। खैर यहाँ भी थोड़ा इशू बढ़ने लगा है उसको लेके, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जैसे मैं तो कहता हूँ कि कचरा डालने वाले ज़्यादा हैं, कचरा साफ़ करने वाले कम है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो पॉलिटिक्स का है कि इंडिया में पॉलिटिक्स में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। तो जो उम्मीदवार भी हैं वो पैसा डालते हैं, अगर कोई पैसा डालेगा तो इन्वेस्टमेंट है, तो फिर वो उगाएंगे भी। तो फिर जो है वहाँ पे जो है फिर जो है इन्फॉर्मेशन के लिए पैसे हैं, काम करवाने के लिए पैसे हैं। यहाँ पे स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कुछ लेवल पे अगर ऐसा हो भी रहा हो, बट स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैं तो खुद ही सिस्टम का पार्ट हूँ, तो आई कैन से विद कॉन्फिडेंस यहाँ पे स्क्रूटनी बहुत है। कुछ मज़ेदार किस्से बताओ आपको कि जो थोड़ा हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको लगे कि हाँ यार, कि उत्तराखंड के लड़के ने वहाँ जाके धमाल मचाया। कोई ऐसे चैलेंजेस आए और आपने फिर खाई, अरे हम पहाड़ी से पंगे लेकर ले। जो मेरा एरिया है वहाँ पे एक नाइजीरियन काउंसलर बना है, वो लेबर पार्टी का है। तो लेबर पार्टी जो है काफ़ी वोकनेस की बातें करती है, तो वो एक मोशन लेकर आया काउंसिल में डाइवर्सिटी को लेके कि यहाँ पे और डाइवर्सिटी होनी चाहिए। जो कम माइनॉरिटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी देनी चाहिए फ्रॉम काउंसिल एंड ऑल, विच वाज मोर ऑफ लाइक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट देन अ रेलेवेंट स्टेटमेंट। तो कंजर्वेटिव पार्टी से मैंने उसको अपोज किया, और मैंने उसको अपोज इस बेसिस पे किया, मैंने डाइवर्सिटी तो यहाँ पे इस कंट्री से ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको कहाँ मिलेगी, जहाँ का प्राइम मिनिस्टर एशियन है और होम मिनिस्टर जेम्स क्लेवरली, यू नो ही इज़ ऑफ, सो व्हाट एल्स टू से, यू नो इट्स सच स्टार्क। तो मैंने उसका अपोज किया तो उसको बुरा लग गया। तो उसने वो कहता है कि यू मस्ट बी हैप्पी बीइंग अ टोकन कैंडिडेट। मुझे कहता है कि तुम टोकन कैंडिडेट हो कंजर्वेटिव पार्टी में। अच्छा। तो खुद नाइजीरियन है? हाँ, तो मुझे कहता है कि हाँ वो लेबर पार्टी में, तो उनमें ज़्यादा अपने जो ग्रुप में है, हमारे डार्बी जो ग्रुप में, उसमें मैं एशियन अकेला काउंसलर हूँ कंजर्वेटिव पार्टी में। इसका मतलब ये नहीं कि मैं टोकन हूँ, क्योंकि हमारे और में मेम्बर हैं, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीते हैं, टाइम आएगा तो वो भी जीतेंगे। लेकिन वो बहुत ही गलत स्टेटमेंट थी कि आप जो है, जबकि मैं अपने एरिया में अपने हाईएस्ट वोट्स ला के जीता हूँ, ये लोग जो है सिर्फ पार्टी टिकट पर जीत गए। कई बार आपको जैसे ये सेफ सीट है लेबर के लिए, तो कोई भी खड़ा होगा उसके लिए जीतना बड़ा आसान है। तो फिर उसको आड़े हाथ लिया, तो उससे माफ़ी वगैरह मंगवाई, तो पब्लिकली प्रेस में भी उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। अगर आप मेरा नाम सर्च करेंगे गौरव पांडे डार्बी तो आपको मिल जाएगा न्यूज़पेपर में आर्टिकल वगैरह। बट ऐसा नहीं कि यू नो कि हम दबेंगे, और जब मीटिंग वगैरह भी होती है तो कई बार मैं उसको आईने में उतार देता हूँ। तो ऐसा नहीं कि डर के राजनीति करेंगे। वैसे यहाँ पे इक्वालिटी तो मतलब दे रिस्पेक्ट इक्वालिटी, तो हाँ, अब थोड़ा एलिमेंट ऑफ रेसिज्म तो सैनी भाई वो हर जगह ही है। यू कैन, आई वुड से कि थोड़ा फेवरिज्म उसको होता है। क्या होता है कि अगर हम दो हैं और कोई तीसरा किसी और कंट्री का बंदा है, तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि यार अपना बंदा, एक वो फेवरिज्म होता है। बट हाँ, मतलब उसको रेसिज्म में भी क्या आप काउंट कर सकते हो। अरे आप अब पूरी वेस्टर्न डेमोक्रेसी देख लो आप, कौन सी डेमोक्रेसी में इंडियन जो है प्राइम मिनिस्टर बने हुए, आप सोचो। इंडियन प्राइम मिनिस्टर, स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर पाकिस्तानी है, हमजा यूसुफ। तो एग्जैक्टली, तो इसी कंट्री में हो रहा है। बाकी यूरोप में आप जब लोग कहते हैं जर्मनी वगैरह, नॉर्वे, किस कंट्री में आपको मिल रहे हैं? आप अमेरिका भूल जाओ, वहाँ पे पहली शर्त यही है कि आपको क्रिश्चियन होना है। अच्छा, ये तो हुआ एक सीरियस डिस्कशन पांडे जी के साथ। और पांडे जी के इसके अलावा एक अलग शख्सियत है, वो ब्लॉगर हैं, ठीक है। और वो ब्लॉगर, अगर आप उनके ब्लॉग देखोगे तो आप मानोगे ही नहीं कि यार ये वो सीरियस पॉलिटिशियन है। मैं अक्सर उनको मजाक में बोलता हूँ अनकट व्लॉग्स होते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसे लगता है नेचुरली आप घूम रहे हो और बोलते बोलते चल रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, पानी में कूद गए, धक्का दे दिया किसी को, बड़े फनी है। पांडे जी थोड़ा बताइए अपने चैनल के बारे में और थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए। अभी जी ऐसे ही हमने भी व्लॉग बनाने शुरू किए, ट्रैवल का शौक है ही मुझे। तो रिसेंटली तो मैं मिस्र गया था, तो जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं मोदी जी को ज़रूर याद करता हूँ। मैं तो हूँ, तो मेरा बचपन का नाता रहता है। तो ट्रैवल व्लॉग्स हैं, बड़े फ़नी से हैं, बहुत सीरियस नहीं हैं। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चंस वगैरह हों, हमने कोट कर लिया कि भाई कैसे बजट हॉलीडेज़ करने हैं यहाँ पे यूरोप में। और बजट हॉलीडेज़ हो भी आते हैं सैनी भाई, आपको पता है कि यू नो इवन लो बजट में यू कैन एक्सप्लोर लॉट्स ऑफ नाइस टूरिस्ट प्लेसेस, इवन क्रूजेस। तो देसी अब्रॉड यूके करके चैनल है, ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। I'll look forward for your comments. चलो पांडे जी, बहुत अच्छा लगा, आपने समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से। पांडे जी रहते हैं डर्बी और मैं रहता हूँ साउथ इंग्लैंड वॉकिंगम में, तो बहुत दूर है। पांडे जी आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू। आगे भी हम आपके साथ कुछ ना कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स पे कुछ ना कुछ चर्चाएं चलती रहेंगी। धन्यवाद, नमस्ते।